बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी केमिस्ट्री की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही होगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा आपकी उम्मीदों से बढ़कर आए, आपका पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान आए। कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी आमीन हो और सबका बेड़ा पार हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 9th क्लास के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में जो है ना इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको अपना पेपर बोर्ड के अंदर किस तरह से जो है ना वो अटेम्प्ट करना चाहिए और आप किस तरह से 60 आउट ऑफ 60 जो है ना मार्क्स गेन कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा ये सब आपके लिए मेहनत करना और आप सबका इस वीडियो को देखना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसके तवस्सुल से जो है ना अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप सब लोग जो है दुरूद पाक पढ़ लीजिए ताकि हम लोग अल्लाह ताला के पाक कलाम के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो बेटे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपको बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने बताना ये है कि आपने केमिस्ट्री की पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और इसमें से 60 में से 60 मार्क्स लेने कैसे हैं। ठीक है, तो वीडियो चूंकि थोड़ी सी डिटेल्ड होने वाली है इसलिए बेटे आपने ज़रा सब्र तो हम्मुल के साथ इस वीडियो को देखना है ताकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए और जो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपके लिए कोशिश करता हूँ वो भी मेरा मकसद जो है ना वो पूरा हो जाए। सो बेटे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टीचर ने यहाँ पर जो है ना वो एक बच्ची को 60 में से 60 मार्क्स दिए हुए हैं। अब सवाल यह है कि हमने ये गेन कैसे करने हैं। तो पेपर प्रेजेंटेशन से पहले मैं चूंकि ये वीडियो बबल शीट की पहले ही बना चुका हूँ एक, ठीक है, तो ज़रा रफ सा मैं बिल्कुल माइनर माइनर सा जो है ना एक मरतबा दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा बेटे, यहाँ पर आपने डेट, फिर उसके बाद यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर लिख देना। ठीक है, सबको सामने लिखा हुआ है। आपने जस्ट, मैं इस पे ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा, जस्ट इसको मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। इस बॉक्स के अंदर आपने बेटे रोल नंबर वगैरह लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर बोर्ड का है। ठीक है, वो आपने यहाँ पर 4 की जगह 4, 7 की जगह 7 वाला सर्कल फिल करना है, 6 की जगह 6 का, 0 वाली जगह 0, 0, 2 जो भी होगा। फिर यहाँ पर आपका जो पेपर कोड होगा वो आपने जो है ना यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपके केमिस्ट्री के पेपर के ऊपर लिखा होगा। ठीक है, उस उसके बाद चूंकि आप लोग नाइन्थ मैट्रिक के अंदर है तो आपने यहाँ पर मैट्रिक वाला बबल फिल कर देना है। उसके उसके बाद जो आपका चूंकि 9th क्लास है तो आपने 9th क्लास वाला ये पार्ट 1 का बबल फिल कर देना है। आपका एनुअल है, ठीक है, अगर तो आपका सालाना पेपर हो रहा है यानी कि आपने अभी इस साल ही पेपर दे रहे हैं तो फिर आपने एनुअल करना है। और अगर आपने पिछले साल पेपर दिए थे 9th क्लास के और सप्ली आ गई थी तो देन आपने यहाँ पर सप्ली वाले में करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका सुबह का टाइम बना है तो आपने मॉर्निंग करना है, अगर शाम के टाइम आपका बना हुआ है तो आपके पास जो है ना इवनिंग के टाइम आपने कर देना है। यहाँ पर आपने एक सब्जेक्ट नेम लिखना है जो कि कंप्लीट लिखना है। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट वर्ड नहीं लिखना, आपने कंप्लीट लिखना है। ओके हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जनाब ये यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे और यहाँ पर इंग्लिश में आपने जो है ना अपना वर्ड्स के अंदर रोल नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे ये 4,76,002। ठीक है, ये आपके पास जो है ना यहाँ पर रोल नंबर होगा वर्ड्स के अंदर। यहाँ पे आपने अपने साइन वगैरह जो भी करने हैं और कर देने। ठीक है, इससे नीचे नहीं आपने जाना। यहाँ पर जो साइन है ना ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है ना, अभी आप चूंकि 2 पेपर दे चुके हुए हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे ये किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ये वाली शीट के ऊपर। तो ये बेटे आपको पेपर चूंकि आप दे चुके हैं 2 तो आपको पता चल चुका होगा कि ये आपकी आंसर शीट की सबसे एंड वाली शीट जो है ना वो होती है, जहाँ पर आपने बबल शीट जो है ना वो लगाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपने पेपर कोड लाजमी तौर पे फिल करना है। ये बात आपने जेहन में रखें। एक तो यहाँ पर आ गया ना पेपर कोड, ये सामने आपके लिखा हुआ है, और एक आपके पास यहाँ पर भी पेपर कोड होता है, इसको भी आपने लाजमी तौर पर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो एमसीक्यूज की शीट होती है, ठीक है, अब पेपर के अंदर फर्ज कर ले 12 मार्क्स के एमसीक्यू जाने ना तो आपको उन्होंने मैक्सिमम 15 से 18 मिनट देने हैं, 15 मिनट मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि उसी में ही आपने जो है ना बबल्स भी फिल करने हैं और उसी में ही आपने जो है ना वो दूसरी जो आपकी एमसीक्यू शीट है ना उसके ऊपर टिक टिक भी लगाना है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ये बता रहे थे कि सर वो जो है ना अक्सर ऐसा होता है कि वो आते हैं और वो एमसीक्यू शीट जो है ना 2 4 5 मिनट पहले ले जाते हैं। तो याद रखें ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत बात है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके जो निगरान है उनके दिलों में अल्लाह ताला आपके लिए रहम पैदा फरमाए और वो आपके लिए आसानी की वजह बने। सो आपने बेटे एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने एमसीक्यूज पे सबसे पहले उस फोकस करके आपने साथ साथ फिल करते जाना है। ठीक है, ताकि कोई भी एमसीक्यूज आपकी रह ना जाए
MCQs प्लीज़ आपने बबल्स लाजमी तौर पे फिल करने हैं, और जो आपकी MCQ शीट होगी उसके ऊपर आपने अपना नाम, रोल नंबर लाजमी तौर पर लिख देना है, ठीक है। और उसके ऊपर कोई फजूल किस्म का कोई भी जुमला, फजूल किस्म की कोई भी बात या कुछ भी गलत टिक नहीं लगाना। जो यहाँ पर आप लगाना चाहते हैं वही वहाँ पर लगाने, क्योंकि आप अगर पेपर दे रहे हैं तो आपसे वो MCQ शीट जो है ना वापस ले लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ज़रा आप लोग ख्याल रखिएगा। तो यहाँ तक आपने सॉल्व करके, तो यहाँ से आगे आपने नहीं जाना, ठीक है। यहाँ से आगे आपने बिल्कुल पेपर नहीं सॉल्व करना, यहाँ से आगे चेकर जो है ना आपका वो करेगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जनाब सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। अब सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो है ना आपके पास दो क्वेश्चन होते हैं, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना वो सब्जेक्टिव पार्ट 1 होता है, ठीक है। अब उसमें आपने जनाब सबसे पहले तो देखे, ये जो सब्जेक्टिव टाइप लिखा हुआ है ना इसको आपने कैपिटलाइज करके लिखना है, ठीक है, कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखना है। उसके बाद ये आपकी ना मेन हेडिंग कहलाती है। तो ये शॉर्ट आंसर्स जो है ना, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं लिखने बल्कि शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, तो ये भी आपने कैपिटलाइज करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर को भी दरमियान में करके लिखना है। क्वेश्चन का क्यू जस्ट आपने बड़ा लिख देना, बाकी सारे आपने जो है ना वो छोटे वर्ड्स के अंदर लिखना है। एन का इसी तरह आपने जो एन है आपने बेटे कैपिटलाइज लिखना है, और ओ जो है ना छोटा करके लिख देना है। यहाँ फुल स्टॉप भी आपने लाजमी तौर पर लगा देना, ठीक है। अब जैसा कि इस बच्ची ने पेपर यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, तो इसको पहला पार्ट आता था कि नहीं आता था या जो भी था मामला, इसने पार्ट नंबर 2 पहले सॉल्व किया हुआ है। तो अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर क्या हम क्वेश्चंस आगे पीछे कर सकते हैं। जी बेटू बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग आंसर क्वेश्चन, लेकिन एक चीज़ का बस ख्याल रखिएगा कि जोन सा पार्ट आपने पहले लिखना है, उसकी नंबरिंग वही हो जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर है। चेंज नहीं करनी, मतलब ये नहीं है कि आप पार्ट नंबर 2 को पहले सॉल्व कर रहे हो तो आप यहाँ पर सबसे पहले पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हो तो आप यहाँ पर 1 लिख दें, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका सवाल जो है वो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जनाब आपने जो हेडिंग देनी है, जो भी हेडिंग देनी है वो यहाँ पर दरमियान में करके कैपिटलाइज करके लिख देनी है। अगर तो आपको डेफिनेशन लिख रहे हैं तो डेफिनेशन आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है, ये चीज़ आपने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल जो भी होगी आपकी एग्जाम्पल की आपने जो है ना वो हेडिंग देनी है। और एग्जाम्पल ये याद रखें कि एग्जाम्पल सिंबल या कुछ भी जो है ना इससे रेलिवेंट लाजमी तौर पर लिखा करें, उसका फ़ायदा होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको उसने ना पूछा हो, मिसाल के तौर पे वो लिखता है जी डिफाइन रेडिकल एंड आल्सो राइट एन एग्जाम्पल, उसके रेडिकल की तारीफ लिखें और एक मिसाल भी दें। तो एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, अगर वो आपसे कह दे कि आपने रेडिकल की डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी लिखनी है, तो देन एक नंबर डेफिनेशन का है और एक ही नंबर जो है ना उसका एग्जाम्पल का होगा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर वो कहता है डिफाइन रेडिकल्स, ठीक है, डिफाइन रेडिकल्स, तो ऐसा तो नहीं मैं कहूंगा कि एग्जाम्पल ना लिखे तो खैर होती है, एग्जाम्पल अगर आपको आती है तो देन आप लाजमी तौर पर लिखें, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3 को। अब ये आप लोग देखते जाए कि टीचर ने यहाँ पर इस बच्ची को पूरे मार्क्स दिए हुए हैं किस वजह से। एक तो इसने डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पर आपने जो भी हेडिंग देनी है सोच समझ के, मीनिंगफुल आपकी जो है ना वो मीनिंगफुल आपकी होनी चाहिए हेडिंग, ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। अब सिर्फ डेफिनेशन के गिर्द आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। वैसे आपने अगर किसी चीज़ के बारे में पूछा वजह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, तो जनाब इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना, ठीक है। ये जितना मैक्सिमम बात आप लिख सकते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी, ठीक है। अब ये भी चूंकि रदरफोर्ड की थ्योरी है, मतलब डेफिनेशन नहीं है किसी भी चीज़ की, तो देन इसी तरह से आपने इसको पॉइंट्स बना के ये स्टार की सूरत में लिख देना है ताकि ये मजीद आपका प्यारा लगे, ठीक है। और एक चीज़ और ख्याल रखनी है कि बेटे आउट ऑफ मार्जिन आपने कभी भी कुछ भी नहीं लिखना। जैसे कुछ बच्चे करते क्या है कि वो आउट ऑफ मार्जिन जाके ना तो पार्ट नंबर लिख देते हैं, ये स्टार बना देते हैं, या कुछ भी जो है ना वो ये सर्कल बना देते हैं। तो आउट ऑफ मार्जिन जाके आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये बाजिब रहे, क्योंकि पेपर के अंदर आपको शीट जो है ना वो मार्जिन वाली नहीं आती, मार्जिन वाली नहीं आती। वहां पर आपको जो है ना खुद मार्जिन लगाना है, और आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने आउट ऑफ मार्जिन नहीं लिखना, जैसे यहाँ पर इस बच्ची ने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है, सेम इसी तरह से आपने इसको करना है, ठीक है, सेम सारा प्रोसीजर। पार्ट नंबर 8, अब ये भी डेफिनेशन है ग्रुप की, तो ग्रुप की डेफिनेशन को आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। उसके बाद इसके कॉलम्स वगैरह जो भी होगा वो आपने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद पीरियड की डेफिनेशन है, पीरियड को भी आपने इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में लिखने के बाद जो है ना आपने इसको ऐसे बंद कर देना, ठीक है। आगे इसकी जो भी मिसाल होगी वो लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये डेफिनेशन नहीं है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बल्कि एप्लीकेशन है। उसके जो है ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के इतलाक आपने जो है ना लिखना है यहाँ पर।
तो जो भी होगा आपने आउट ऑफ मार्जिन नहीं लिखना। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये पेंट करने के काम आता है, ये पेपर बनाने के काम आता है, ये पिगमेंट्स बनाने के काम आता है। तो उन्होंने ये तो नहीं लिखा होगा कि कोई से तीन, उन्होंने जस्ट लिखा एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो देन अगर तीन लिखा हो तो एटलीस्ट आपको तीन तो लाजमी लिखने हैं। लेकिन अगर जस्ट लिखा हुआ है कि आपको ये लिखने हैं, तो देन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको आपने जो है ना वो वही जितने वो कहे उतने लिख देने हैं। अगर वो नहीं कहता तो कम से कम आपने दो से तीन लाजमी तौर पर लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 जो है ना सेम इसी तरह से आपने जो है ना इसको करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये आपने देख लें, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, पेपर के अंदर आपको ना कोई से 8 सवाल आते हैं, 8 में से आपने जो है ना कोई से 5 करने होते हैं। तो इस बच्ची ने कितने किए हुए हैं? 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6 और ये 7, ठीक है, 7 उन्होंने किए हुए हैं। एक सवाल यहाँ पर ये अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना वो चेक किए जाते हैं? बिल्कुल किए जाते हैं बेटे। आप लोग जो है ना वो विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग जो है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाजमी तौर पे अटेम्प्ट किया करें। एट लीस्ट एक तो लाजमी किया करें। हाँ अगर आपको ज्यादा आते हैं तो फिर आप ज्यादा कर दें। अक्सर ये जो है ना वो बच्चे कहते हैं कि सर एंड वाले क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो चेक नहीं करते, वो पहले 5 सवाल ही चेक करते हैं। नहीं बेटे ऐसा नहीं होता, ये आप लोग ध्यान में रखें। आपका पेपर चेकर जो होता है, अल्लाह ताला उसके दिल में आपके लिए बड़ा ही रहम डालने वाला है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए उनके दिल में रहम भी पैदा फरमाए, ठीक है। तो वो आपके खैर ख्वाह होते हैं, आपके टीचर होते हैं। वो फिजिकली तो टीचर नहीं होते लेकिन वो होते टीचर ही हैं बेटे। तो वो किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं करते। तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो आपका पेपर कभी भी गलत नहीं करते अगर आपने सही लिखा हो और आपने अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो। तो अगर एंड वाले क्वेश्चन ठीक होते हैं और शुरू वाले क्वेश्चन आपके कोई गलत हो जाता है या नंबर कट जाते हैं, तो उनकी तरजीह इसी बात के ऊपर होती है कि हम बच्चे का वो सवाल चेक करें जिसमें उसके पूरे मार्क्स हैं, वो सवाल काउंट करें जिसमें उसके पूरे मार्क्स हैं। सो ये मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ चेकर्स की तरफ से, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आप चाहे तो इधर पूरा लिख दें, ठीक है। वैसे कोशिश करें कि इधर पूरा लिखें ताकि जरा लिखा हुआ प्यारा लगे, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 आपने करना है, ठीक है। नोबल गैसेज ऑफ नॉन रिएक्टिव, ये आपने हेडिंग दी, उसके बाद ये सारा कुछ आपने लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद पार्ट नंबर 2 इसी तरह गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी सॉरी। तो ये जनाब आपके पास जो है ना वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, इसकी भी डेफिनेशन है डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन के अंदर आपने ये पेपर प्रेजेंटेशन कर देनी है, ठीक है। एग्जाम्पल आपने लिखनी है। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर यहाँ पर ये कॉमे लगाने हैं कि नहीं लगाने। बेटे ना भी लगाए तो ओके है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ना भी लगाए तो ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखने के बाद टीचर ने 2 नंबर पूरे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये आपने 6 वाला पार्ट। अब जैसे यहाँ पर ये गलती टीचर ने निकाली हुई है, ये टी स्मॉल लिखा हुआ है। आपने याद रखना है जब भी आपने कोई भी सवाल इस तरह का करना है तो आपने सबसे पहला वर्ड जो है ना उसका कैपिटलाइज लिखना है। ये चीज़ आपने खास ख्याल रखनी है, ठीक है। अब ये गलती तो नहीं है लेकिन चेकर जो है वो उसके पास इख्तियार होता है, तो वो आपकी माइनर सी भी गलती को जो है ना वो पॉइंट आउट कर सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ आपकी गुड लक हो जाए, आपकी जो है ना वो आप कह लें कि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत हो, तो देन वो शायद उसको इग्नोर कर दे। ये नहीं कहूँगा कि निकालेगा नहीं, चेक नहीं करेगा, लेकिन एक चीज़ का बस ख्याल रखिएगा कि वो गलती निकाल ज़रूर सकता है, उसके पास इख्तियार होता है और वो आपके नंबर भी कट कर सकता है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने जो है ना वो गलती नहीं करनी। उसके बाद जो ये फार्मूला वगैरह टाइप होते हैं, इस तरह का कोई भी आंसर हो तो उसको आप कोशिश किया करें कि बॉक्स के अंदर जो है ना वो लिख दिया करें, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है अमोर्फिस सॉलिड, ठीक है। ये भी डेफिनेशन है बेसिकली, तो इसको भी आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा, फिर एग्जांपल लिखी, रबर इसकी एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से आपने एज इट इज जो है ना इसको सॉल्व करते जाना है। फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, डेफिनेशन है ये भी, तो आपने इसी तरह से एज इट इज जो है ना वो लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर ये बच्चे ने गलती की हुई है, ठीक है। लेकिन ये टीचर के जो है ना वो आप कह लें कि गुड एथिक्स है या उनकी रहम दिली है कि उन्होंने इस चीज़ के नंबर नहीं काटे। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये चेकर की मर्जी होती है बेटे, वो आपकी गलती को अंडरलाइन करके तो आपके नंबर काट सकता है। वैसे ये गलती नहीं है लेकिन नंबर काटे जा सकते हैं, तो इसलिए आप जरा इस चीज़ से भी एहतियात कीजिएगा। फिर उसके बाद पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पार्ट नंबर 1 है और उसमें वो पहली डेफिनेशन लिखते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की, ठीक है। तो इसको भी आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में लिख के तो इसको आपने अच्छी तरह से प्यारा सा करके जो है ना इसको लिख देना है, ठीक है। मार्कर आप लोग कोशिश कीजिएगा 605 जो है ना वो मार्कर इस्तेमाल कीजिएगा हेडिंग के लिए। लेकिन अगर आपको 605 मार्कर यूज नहीं करना आता, 604 मार्कर यूज नहीं करना आता, तो फिर आपने छेड़खानी नहीं करनी, आपने पंगा नहीं लेना। आपने सादा सिंपल जो मार्कर है उसके साथ प्यारा सा करके
अपनी तरफ से प्यारा सा करके तो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कोलाइड की डेफिनेशन है, ये भी आपने इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास में और उसकी एग्जाम्पल वगैरह जो भी लिखनी है आपने लिख देनी है, ठीक है। 1 से 2 एग्जाम्पल, जितनी भी आपको एग्जाम्पल्स आती हैं। उसके बाद रिडोक्स रिएक्शन है, ये भी आपने इसी तरह से कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल है ये आपकी, तो एग्जाम्पल भी सेम इसी तरह से आपने करनी है, ठीक है। यहाँ पर भी जनाब आपने जो भी लिखना है, एग्जाम्पल लिखते हुए, रिएक्शन लिखते हुए केमिस्ट्री के अंदर आपने जो लेबल है ना उसको लाजमी तौर पर अच्छी तरह से कर देना, ठीक है। ये पार्ट नंबर 4 है। उसके बाद ये देन इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह ये आप लोग प्रेजेंटेशन देखते जाएं, ये मैंने सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस कर दी हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ मार्जिन आपने कुछ भी नहीं लिखना है। इस बच्ची ने सारा कुछ जो है ना वो यहाँ पर ही लिखा हुआ है, आउट ऑफ मार्जिन कुछ भी नहीं गई वो, तो इसलिए आपने भी इसी तरह से पेपर करना है। ये मेरा नहीं बताया हुआ, ये आप जहन में रखें, ये बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, ये सारी डेफिनेशन, ये सारे उसके जो भी अहमियत है वो सारा कुछ लिख दिया यहाँ पर। एट लीस्ट अगर वो आपसे ये कहता है ना 4 लिखे, तो फिर तो लिखना 4 लाजम हो जाता है, लेकिन अगर वो सिर्फ इतना सा कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स, तो देन आप 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, लेकिन एट लीस्ट अगर आपको 3 आती है तो 3 लाजमी तौर पर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से ये सारा कुछ जो है ना आप लोग एज इट इज जो है ना वो लिखते जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिख देते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना, बल्कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है, लॉन्ग आंसर्स लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आपको ए पार्ट करना है, तो देन आपने यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन, अगर डिफरेंस आ रहा है तो देन ये डिफ्रेंसिएशन की हेडिंग देनी है आपने। फिर उसके बाद कंपाउंड और मिक्सचर की हेडिंग देनी है, डेफिनेशन की, मतलब ये प्रेजेंटेशन का आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती, एट लीस्ट आपको थोड़ा सा इस वीडियो को गौर से देख के तो करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन पेपर से पहले पहले ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर पेपर से पहले आपसे ये प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो फिर आपने वहां पर जाके छेड़खानी नहीं करनी, वहां पर फिर आपको जो बेस्ट वे में आता है वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपने लिखा जनाब, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, ऊपर लिखी हुई हेडिंग कंपाउंड की और ये मिक्सचर की, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कंपोजिशन हेडिंग है, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद ये कंपोजिशन है, फिर उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, फिर उसके बाद सेपरेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटेंट है, कॉन्स्टिट्यूटेंट है। उसके बाद ये देखिए कितने ही प्यारे अंदाज के साथ, कितने ही बेहतरीन जो है ना वो उम्दा तरीके के साथ जो है ना इसको लिखा गया हुआ है। पहले डेफिनेशन आई है, फिर उसके बाद इनमें फिक्स कंपोजिशन क्या होती है, फिर उसके बाद इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, फिर उसके बाद कंपोजिशन क्या होती है इनकी, देन उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं इनके, सेपरेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी कितने ही प्यारे अंदाज के साथ जो है ना उन्होंने लिखा है यहाँ पर, और कितने ही प्यारे अंदाज के साथ इसको आपने अटेम्प्ट किया हुआ है। जब इस तरह का पेपर, इस तरह का सवाल एग्जामिनर के सामने जाता है, तो आपको 4 में से जो है ना 4 नंबर पूरे दे देता है, ठीक है। पहला पार्ट हमेशा 4 नंबर का होगा, दूसरा पार्ट हमेशा 5 नंबर का। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन आपने करना है रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसकी बेसिस लिखेंगे, तो ये बेसिस लिखी जो भी थी। उसके बाद ऑर्बिट्स लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्वमेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेक्ट्रम लिखेंगे। ये सारी चीजें मतलब जैसे देखे प्यारे प्यारे अंदाज के साथ उन्होंने बड़े ही उम्दा तरीके के साथ जो टीचर ने उनको सिखाया उसको 100% फॉलो करते हुए जो है ना उन्होंने ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट किया हुआ है, और 5 नंबर का जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, सोलिबिलिटी के ऊपर जो है ना नोट लिखना है वगैरह वगैरह, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पर सोलिबिलिटी की डेफिनेशन की हेडिंग दी, डेफिनेशन की हेडिंग दी, फिर उसके बाद इसको भी आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देना है, ठीक है। जो भी होगा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा ही हुआ है। फिर उसके बाद इनका इसका प्रिंसिपल क्या होता है वो प्रिंसिपल लिखे, ठीक है। उसके बाद ये लाइक डिसॉल्व लाइक सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। ये लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लिख दी। उसके बाद पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस ये आपने जनाब लिख देना है, ठीक है। इसी तरह ये मैं आपको हेडिंग अब ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इतने लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग जो है वो याद तो नहीं की जा सकती, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट जो हेडिंग्स आती हैं आप लोग प्लीज उनको अपने जहन में रखते हुए जो है ना वो इसको कीजिएगा। और इनको जब आप पेपर कर लें तो फिर अंडरलाइन लाजमी कीजिएगा, ब्लैक मार्कर के साथ नहीं करने, आपने ब्लू मार्कर के साथ करने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बच्ची शायद टाइम की कमी की वजह से जो है ना वो अंडरलाइन तो नहीं कर पाई, प्रेजेंटेशन जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन आप लोगों ने जो जितनी भी हेडिंग होंगी उनको जो है ना अंडरलाइन लाजमी तौर पे करना है, और कटा हुआ मार्कर लेना है, एक तरफ उसका मोटी निबो एक तरफ ब्रीक निबो, और आपने फिर उसके बाद इसको एक ही मरतबा जो है ना वो लाइन आपने नीचे लगानी है, तो यानी डबल लाइन आपने लगा देनी है, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे। अब ये बी पार्ट है, तो ये आपके पास जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर,
ठीक है, ये आपने लिखी, इसके प्रोसेस लिखा, उसके बाद अनोड लिखा, ये आपने अंडरलाइनिंग लाजमी तौर पे कर देनी क्योंकि ये आपके पेपर की प्रेजेंटेशन का हिस्सा होती है। ठीक है, उसके बाद ये कैथोड है, फिर इलेक्ट्रोलाइट है, ऑक्सीडेशन है, ये सारी चीज़ें आपने हर वर्ड के नीचे जो है ना वो लाइंस लाजमी तौर पर लगानी है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ जो है ना वो डिटेल के साथ डिस्कस की हैं। ठीक है जी, अब इसी तरह से आप लोग, अब ये मैंने आपके सामने जो है ना पूरा पेपर, केमिस्ट्री का पूरा पेपर जो है ना सॉल्ड पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप लोगों को मैं अब दिखाता हूँ कि टीचर ने आप इस बच्ची को कितने मार्क्स जो है ना वो दिए हुए हैं और किस तरह से जो है ना नंबर उनको दिए हुए हैं। बाकी ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये जो एग्जाम्पल्स साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेलिंग एरर होते हैं, बहुत कम गलतियाँ निकाली जाती हैं। अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट सही लिखा हो तो वो पूरे पूरे मार्क्स दे देते हैं जैसे टीचर ने दिए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा बेटे, आपने अपनी तरफ से बेस्ट वे में कोशिश ये करनी है कि आपसे जो है ना वो गलती ना हो, आपसे कुछ इस तरह की कोई गलती ना हो। जैसे इस बच्ची ने टी जो है ना 2 मरतबा स्मॉल लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट जो है ना वो आप बच्चे ने एंड पे जाके यू भी नहीं था लिखा हुआ, तो ये अंडरलाइनिंग नहीं थी की हुई। तो कोशिश ये करें कि आप लोग जब पेपर स्टार्ट करें तो आप लोग आयतल कुर्सी का विर्द कर लें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या बारी ताला, मैं अपनी तरफ से जो कर सकती थी या जो कर सकता था मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। अब मेरे अल्लाह तो अपनी शान के मुताबिक मुझे जो है ना इसका सिला दे और मेरे पेपर में मेरे लिए आसानी पैदा फरमा दे, ताकि जो है ना मेरे लिए आसानी पैदा हो। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स इस बच्ची के पूरे 60 में से 60 मार्क्स जो है ना वो आए हुए हैं। ठीक है, पूरे मार्क्स जो है ना वो दिए हुए हैं। सो इस तरह से बेटे आप लोग अपने पेपर के अंदर जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताई, इसी को फॉलो करते हुए आप लोग अपने पेपर को जो है ना वो कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। एट दी एंड बेटे अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबके पेपर्स बहुत ज़्यादा आसान, आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और आपके पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे हों और रिजल्ट आपकी उम्मीदों से बढ़कर जो है ना वो आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।